गुड आफ्टरनून, नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इट्स इजी टू लर्न 138 में। हमारा लक्ष्य आपकी तैयारी बेहतर नहीं बेहतरीन हो। आज इस सेशन में हम पढ़ेंगे क्लास 8th के साइंस के वन लाइनर, जो प्योर एनसीईआरटी बुक से लाइन बाय लाइन स्टडी करके बनाया गया है। आज का ये सेशन पार्ट 1 है, जिसमें 100+ क्वेश्चंस हैं और ये क्वेश्चंस आपके सीटेट, बीएसएससी, बीपीएससी, टीआरई एग्जाम्स के साथ साथ अन्य सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला अध्याय है फसल उत्पादन एवं प्रबंध। इस अध्याय का पहला प्रश्न है, फसल किसे कहते हैं? इसका उत्तर होगा, जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो उसे फसल कहते हैं। जैसे चावल, गेहूँ, मक्का, सोयाबीन, मटर इत्यादि। ये क्या हैं? ये फसलों के उदाहरण हैं। अब हम पढ़ेंगे फसलों के प्रकार के बारे में, जिसमें पहला प्रकार है खरीफ फसल। वह फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है खरीफ फसल कहलाती हैं। जैसे धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास इत्यादि। भारत में वर्षा ऋतु सामान्यतः जून से सितंबर तक होती है। इसका मतलब ये हुआ कि खरीफ फसल भी इन्हीं जून से सितंबर तक के महीनों में बोया जाता है। फसलों का दूसरा प्रकार है रबी फसल। रबी फसल शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसलें रबी फसलें कहलाती है। जैसे गेहूँ, चना, मटर, सरसों, अलसी इत्यादि। ये क्या है? ये रबी फसल के उदाहरण हैं। भारत में शीत ऋतु अक्टूबर से मार्च तक होती है। इसका अर्थ ये हुआ कि ये जो रबी फसल है वो भी इन्हीं अक्टूबर से मार्च तक के महीनों में उगाई जाने वाली फसलें हैं। दूसरा प्रश्न है, कृषि पद्धति का सही क्रम क्या है? इसका उत्तर होगा, पहला मिट्टी तैयार करना, दूसरा बुआई, तीसरा खाद एवं उर्वरक देना, चौथा सिंचाई, पाँचवां खरपतवार से सुरक्षा, छठा कटाई और सातवां भंडारण। तीसरा प्रश्न है, फाल किसे कहते हैं? हाल में बने लोहे की मजबूत तिकोनी पत्ती को फाल कहते हैं। जैसा कि आप लोग इस चित्र में देख सकते हैं कि फाल किसे कहते हैं। चौथा प्रश्न है, हल शैफ्ट किसे कहते हैं? इसका उत्तर होगा, हल का मुख्य भाग लंबी लकड़ी का बना होता है, जिसे हल शैफ्ट कहते हैं। पांचवा प्रश्न है, कुदाली का उपयोग किसमें किया जाता है? इसका उत्तर होगा, कुदाली का उपयोग खरपतवार निकालने तथा मिट्टी का पोला करने में किया जाता है। छठा प्रश्न है, सीड ड्रिल का उपयोग किसमें किया जाता है? इसका उत्तर होगा, सीड ड्रिल का उपयोग बीजों में समान दूरी बनाकर उन्हें गहराई में बोने के लिए किया जाता है। सातवां प्रश्न है, खाद एवं उर्वरक क्या है? इसका उत्तर होगा, वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है उन्हें खाद एवं उर्वरक कहते हैं। लेकिन खाद एक कार्बनिक पदार्थ है जो कि पौधों या जंतु अपशिष्ट से प्राप्त होती है। जैसे वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट एक प्रकार का खाद का उदाहरण है। वहीं उर्वरक रासायनिक पदार्थ है जो विशेष पोषकों से समृद्ध होते हैं। जैसे यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटास, एनपीके यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम इत्यादि। यानी खाद एक कार्बनिक पदार्थ है और जबकि उर्वरक रासायनिक पदार्थ है। आठवां प्रश्न है, वर्मी कंपोस्ट में किस जीव का उपयोग होता है? इसका उत्तर होगा, वर्मी कंपोस्ट में केंचुए का उपयोग किया जाता है। नौवां प्रश्न है, लेग्यूमिनस किसे कहा जाता है? इसका उत्तर होगा, फलीदार पौधों को लेग्यूमिनस भी कहा जाता है। जैसे मटर, दाल, सोयाबीन, सेम इत्यादि। ये क्या हैं? ये लेग्यूमिनस पौधों के उदाहरण हैं। लेग्यूमिनस पौधों की जड़ों में राइजोबियम नामक बैक्टीरिया होते हैं जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं।
ये बहुत बार सवाल आ चुका है कि कौन सा जीवाणु होता है जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, तो इसका उत्तर होगा राइजोबियम। यहाँ पर एक पॉइंट भी दिया गया है कि पौधों में लगभग 90% जल होता है। कितना प्रतिशत? 90% जल होता है। 10वां प्रश्न है, कॉफ़ी की खेती के लिए कौन सा सिंचाई विधि सबसे उपयोगी होता है? इसका उत्तर होगा छिड़काव तंत्र, जिसे अंग्रेजी में स्प्रिंकलर सिस्टम भी कहा जाता है। 11वां प्रश्न है, ड्रिप तंत्र सिंचाई विधि किसके लिए उपयोगी होता है? इसका उत्तर होगा फलीदार पौधों, बगीचों एवं वृक्षों को पानी देने के लिए ड्रिप तंत्र सिंचाई विधि उपयोगी होता है। 12वां प्रश्न है, निराई किसे कहते हैं? तो खरपतवार हटाने की क्रिया को निराई कहते हैं। खरपतवार किससे हटाया जाता है? तो देखिए, एक खरपतवार नाशी का उदाहरण है जो कि बहुत ही फेमस है, ये बार बार एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। 2,4-D 2,4-D क्या है? एक खरपतवार नाशी है। अगला पॉइंट है, थ्रेसिंग किसे कहते हैं? फसल से बीजों या दानों को भूसे से अलग करना थ्रेसिंग कहलाता है। लास्ट पॉइंट है, विनोइंग किसे कहते हैं? अनाज के दानों को फटक कर अलग करना विनोइंग कहलाता है। इस प्रकार से हमारा पहला चैप्टर जो कि फसल उत्पादन एवं प्रबंधन था, यह समाप्त होता है। अब हम आगे चलते हैं दूसरे चैप्टर की ओर। दूसरा अध्याय है सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु। यहाँ प्रश्न नंबर 13 से मैंने स्टार्ट किया है। दोस्तों, पहले ही मैंने 12 क्वेश्चन जो कि अध्याय 1 से लिए गए थे वो मैंने पढ़ाया। अब ये प्रश्न 13 से चलेगा। तो प्रश्न 13 है, विषाणु द्वारा होने वाले रोग कौन कौन से हैं? इसका उत्तर होगा जुकाम, इन्फ्लुएंजा जिसे फ्लू भी कहा जाता है, खांसी, पोलियो, चेचक, एड्स, रेबीज, कोविड-19 इत्यादि। ये क्या हैं? विषाणु से होने वाले रोगों के उदाहरण हैं। 14वां प्रश्न है, प्रोटोजोआ द्वारा होने वाले रोग कौन कौन से हैं? इसका उत्तर होगा मलेरिया, अतिसार, कालाजार, पेचिस, निद्रा रोग इत्यादि। ये क्या हैं? ये प्रोटोजोआ द्वारा होने वाले रोगों के उदाहरण हैं। 15वां प्रश्न है, जीवाणुओं द्वारा होने वाले रोग कौन कौन से हैं? इसका उत्तर होगा प्लेग, डिप्थीरिया, तपेदिक, काली खांसी, टिटेनस, कुष्ठ, निमोनिया, हैजा इत्यादि। ये क्या हैं? ये जीवाणुओं द्वारा होने वाले रोगों के उदाहरण हैं। 16वां प्रश्न है, क्लेमाइडोमोनास और स्पाइरोगाइरा किसके उदाहरण हैं? इसका उत्तर होगा शैवाल के। प्रश्न संख्या 17 है, अमीबा और पैरामीशियम किसके उदाहरण हैं? इसका जवाब होगा प्रोटोजोआ के। 18वां प्रश्न है, राइजोपस जिसे ब्रेड मोल्ड भी कहा जाता है, पेनिसिलियम, एस्परजिलस किसके उदाहरण हैं? इसका उत्तर होगा कवक के। प्रश्न संख्या 19 है, कौन सा जीवाणु दूध को दही में परिवर्तित कर देता है? इसका जवाब होगा लैक्टोबैसिलस। प्रश्न संख्या 20 है, बेकिंग उद्योग में किसका उपयोग किया जाता है? इसका उत्तर है ईस्ट या खमीर की। ईस्ट तीव्रता से जनन करके श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पादित करते हैं, जिसके कारण ब्रेड, पेस्ट्री एवं केक स्पंजी बन जाते हैं। 21वां प्रश्न है, अल्कोहल एवं शराब उत्पादन में किसका उपयोग किया जाता है? इस प्रश्न का उत्तर होगा ईस्ट का। 22वां प्रश्न है, किण्वन जिसे अंग्रेजी में फर्मेंटेशन कहा जाता है, प्रक्रिया की खोज किसने और कब की थी? इसका जवाब होगा लुई पास्चर ने 1857 में। 23वां प्रश्न है, पेनिसिलिन नामक प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक किससे प्राप्त की जाती है? इसका जवाब होगा पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक या फफूंद से। 24वां प्रश्न है, पेनिसिलिन की खोज किसने और कब की? इसका उत्तर होगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1929 में। प्रश्न संख्या 25 है, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन किसके उदाहरण हैं? इसका उत्तर होगा प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक के। 26वां प्रश्न है, चेचक के टीके की खोज किसने और कब की?
इसका उत्तर होगा एडवर्ड जेनर ने 1798 में। यहाँ पर एक पॉइंट भी दिया हुआ है जो कि है बच्चों को दिया जाने वाला पोलियो ड्रॉप भी एक प्रकार का प्रतिजैविक टीका है। आपने देखा होगा कि घर घर घूम घूम कर महिलाएं या पुरुष बच्चों को पोलियो का ड्रॉप पिलाते हैं। वो क्या है? वो एक प्रकार का प्रतिजैविक टीका है, यानी एंटीबायोटिक है। 27वां प्रश्न है हैजा सामान्य सर्दी जुकाम, चिकन पॉक्स, क्षय रोग जिसे अंग्रेजी में टीबी कहा जाता है, किस तरह के रोगों के उदाहरण हैं? इसका उत्तर होगा संचरणीय रोगों के, अर्थात कम्युनिकेबल डिजीज के। 28वां प्रश्न है डेंगू के वायरस का वाहक कौन होती है? इसका उत्तर होगा मादा एडीज मच्छर। 29वां प्रश्न है मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम का वाहक कौन होती है? इसका उत्तर होगा मादा एनोफिलीज मच्छर। दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है कि यहाँ पर एक शब्द है वाहक। वाहक का अर्थ ये हुआ कि ये जो मादा एनोफिलीज मच्छर है वो परजीवी प्लाज्मोडियम को अपने शरीर में धारण कर एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाती है। अगर आपसे प्रश्न ये पूछ लिया जाए कि मलेरिया किसके कारण होता है, तो आप आंसर लगाइएगा परजीवी प्लाज्मोडियम के, न कि मादा एनोफिलीज मच्छर के। 30वां प्रश्न है एंथ्रेसिस नामक जीवाणु जो एंथ्रेक्स रोग का कारक होता है की खोज किसने और कब की? इसका उत्तर होगा रॉबर्ट कोच ने 1876 में। दोस्तों, इस सवाल में एक और सवाल छुपा हुआ है, वो ये है कि एंथ्रेक्स रोग किसके कारण होता है? तो एंथ्रेक्स रोग एंथ्रेसिस नामक जीवाणु के कारण होता है। 31वां प्रश्न है जैम, जेली, स्क्वैश बनाने में किन रसायनों का उपयोग परिरक्षक के रूप में किया जाता है? इसका उत्तर होगा सोडियम बेंजोएट तथा सोडियम मेटाबाइसल्फेट का। इस चार्ट को देखकर आप लोगों को यकीन हो गया होगा कि मैंने जितने भी क्वेश्चंस सिलेक्ट किए हैं वो प्योर एनसीईआरटी बुक से सिलेक्ट किए हैं। अब यहाँ हम इस चार्ट के द्वारा समझेंगे कि कौन कौन से मानव रोग किस किस सूक्ष्मजीव से होते हैं। पहला जो है वो है क्षय रोग। क्षय रोग जीवाणु से होता है और वायु से फैलता है। खसरा, जिसे मिजलिस भी कहा जाता है, वो वायरस से होता है और वायु द्वारा फैलता है। चिकन पॉक्स, जो कि वायरस द्वारा होता है और वायु एवं सीधे संपर्क में आने से फैलता है। पोलियो भी वायरस से होता है और वायु या जल से फैलता है। इन रोगों के बचाव के उपाय क्या हैं? तो रोगी व्यक्ति को पूरी तरह से अन्य व्यक्तियों से अलग रखना, रोगी की व्यक्तिगत वस्तुओं को अलग रखना तथा उचित समय पर टीकाकरण ही इन रोगों के बचाव के उपाय हैं। अगला रोग है हैजा, जो कि जीवाणु से होता है और जल या भोजन द्वारा फैलता है। टाइफाइड, जो कि जीवाणु द्वारा होता है और जल से फैलता है। इसके बचाव के उपाय क्या हैं? तो व्यक्तिगत स्वच्छता एवं अच्छी आदतों को अपनाना, भली भांति पके भोजन, उबला पेयजल एवं टीकाकरण। अगला रोग है हेपेटाइटिस ए, जो कि वायरस द्वारा होता है और जल द्वारा फैलता है। इसके बचाव के उपाय हैं उबले हुए पेयजल का प्रयोग करना एवं टीकाकरण। अगला रोग है मलेरिया, जो कि प्रोटोजोआ द्वारा होता है और मच्छर द्वारा फैलता है। इसके बचाव के उपाय हैं कि मच्छरदानी का प्रयोग करना, मच्छर भगाने वाले रसायनों का प्रयोग करना, कीटनाशक का छिड़काव एवं मच्छर के प्रजनन रोकने के लिए जल को किसी भी स्थान पर एकत्र न रहने देना, क्योंकि आपको पता होगा कि डेंगू के जो मच्छर होते हैं वो साफ पानी में और एकत्र पानी में ही फलते फूलते हैं। एनसीईआरटी के बुक में एक और चार्ट दिया गया था जिसमें पादप रोग, सूक्ष्मजीव और संचरण का तरीका बताया गया था। मैंने इसे भी इम्पोर्टेंट समझा है और ये प्रश्न काफ़ी एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है, इसलिए मैंने इस चार्ट को भी ले लिया है। आइए इसे समझते हैं। नींबू कैकर रोग, जो कि जीवाणु द्वारा होता है और वायु द्वारा फैलता है। गेहूं की रस्ट रोग कवक द्वारा होता है और वायु एवं बीज द्वारा फैलता है। भिंडी की पीत रोग वायरस द्वारा होता है एवं कीट द्वारा फैलता है। प्रश्न संख्या 32 है पौष्टिकरण जिसकी खोज लुई पास्चर ने की थी किसे कहते हैं? इसका उत्तर होगा दूध को 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 सेकेंड के लिए गर्म करना, फिर उसे एकाएक ठंडा कर इसका भंडारण कर लेना पौष्टिकरण कहलाता है। प्रश्न संख्या 33 है सभी सजीवों का आवश्यक संगठक
क्या होता है? इसका उत्तर होगा नाइट्रोजन। इस तरह से हमारा अध्याय 2 यानी चैप्टर 2 सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु समाप्त होता है। अब हम आगे पढ़ेंगे तीसरा चैप्टर। तीसरा अध्याय है संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। 34वां प्रश्न है कपास किसका बना होता है? तो इसका उत्तर होगा सेलुलोज का। 35वां प्रश्न है सेलुलोज किसका बहुलक यानी कि पॉलीमर है? इसका उत्तर होगा ग्लूकोज का। प्रश्न संख्या 36 है रेयॉन किसका उदाहरण है और यह किससे प्राप्त होता है? इसका उत्तर होगा कृत्रिम रेशे का और यह काष्ठ लुगदी से प्राप्त होता है। 37वां प्रश्न है नायलॉन किसका उदाहरण है? इसका उत्तर होगा मानव निर्मित रेशे का, जिसका निर्माण 1931 में किया गया था। 38वां प्रश्न है नायलॉन रेशे का उपयोग किसमें किया जाता है? इसका उत्तर होगा नायलॉन का तार इस्पात के तार से अधिक मजबूत होता है, इसलिए इसका उपयोग पैरासूट, जुराबें, रस्से, तंबू, स्लीपिंग बैग, कारों के सीट के पट्टे, दांत साफ करने की ब्रश इत्यादि बनाने में किया जाता है। 39वां प्रश्न है पॉलिएस्टर जो एक संश्लेषित रेशा है किसका बहुलक है? इसका उत्तर होगा एस्टर का। 40वां प्रश्न है टेरिलीन किसका उदाहरण है? इसका उत्तर होगा पॉलिएस्टर का। 41वां प्रश्न है पेट यानी कि पीईटी क्या है और इसका उपयोग किसमें किया जाता है? इसका उत्तर होगा पीईटी यानी पेट पॉलीएथिलीन टरथलेट है, पॉलिएस्टर का एक प्रकार है तथा इसका उपयोग बोतल, बर्तन, तार इत्यादि बनाने में किया जाता है। यहाँ पर एक पॉइंट है एक्रिलिक भी एक प्रकार का संश्लेषित रेशा है। 42वां प्रश्न है पॉलीथीन प्लास्टिक किसका बहुलक है? इसका उत्तर होगा एथिलीन का। प्रश्न संख्या 43 है थर्मोप्लास्टिक क्या है? इसका उत्तर है जो प्लास्टिक गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाता है थर्मोप्लास्टिक कहलाता है, जैसे पॉलीथीन, पीवीसी आदि। 44वां प्रश्न है पीवीसी का पूर्ण रूप क्या है? इसका उत्तर है पॉलीविनाइल क्लोराइड। 45वां प्रश्न है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या है? इसका उत्तर है वैसे प्लास्टिक जिसे एक बार सांचे में ढाल देने के बाद उष्मा देकर नर्म नहीं किया जा सकता, जैसे बेकेलाइट और मेलामाइन। बेकेलाइट उष्मा और विद्युत का कुचालक होता है, इसलिए इसका उपयोग बिजली के स्विच, विभिन्न बर्तनों के हत्थे आदि बनाने में किया जाता है, जबकि मेलामाइन का उपयोग अग्नि प्रतिरोधक चीज़ें तथा अग्निशामकों के कपड़े बनाने में किया जाता है। 46वां प्रश्न है भोजन पकाने के चिपचिपाहट रहित बर्तनों पर किसकी परत चढ़ी होती है? इसका उत्तर है टेफ्लॉन की। 47वां प्रश्न है जैव निम्नकरणीय पदार्थ क्या होते हैं? इसका उत्तर है वे पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणुओं की क्रिया द्वारा अपघटित हो जाता है, जैसे सब्जी फल के छिलके, कागज, सूती कपड़ा, लकड़ी, ऊनी वस्त्र इत्यादि। ये किसके उदाहरण हैं? तो जैव निम्नकरणीय पदार्थ के। प्रश्न संख्या 48 है जैव अनिम्नकरणीय पदार्थ क्या हैं? इसका उत्तर है वे पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणुओं की क्रिया द्वारा अपघटित नहीं हो पाते हैं, जैव अनिम्नकरणीय पदार्थ कहलाते हैं, जैसे टीन, एल्युमिनियम और अन्य धातुओं के डिब्बे, प्लास्टिक की वस्तुएं इत्यादि। ये किसके उदाहरण हैं? तो जैव अनिम्नकरणीय पदार्थ के उदाहरण हैं। 49वां प्रश्न है एक उत्तरदायी नागरिक के रूप में 5R सिद्धांत क्या है? इसका उत्तर है R फॉर रिड्यूस यानी उपयोग कम करिए, R फॉर रीयूज यानी पुनः उपयोग कीजिए, R फॉर रिसाइकिल यानी पुनः चक्रित करिए, R फॉर रिकवर यानी पुनः प्राप्त करिए और R फॉर रिफ्यूज यानी उपयोग न करना। इस तरह से हमारा अध्याय 3 जो कि संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक था ये खत्म होता है। आगे हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 यानी कि अध्याय नंबर 4। अध्याय 4 है पदार्थ, धातु और अधातु। प्रश्न संख्या 50 है धातुओं के कौन कौन से गुण होते हैं? इसका उत्तर होगा आघातवर्धनीयता, तन्यता, ध्वनिकता, चमक, कठोरता,
ऊष्मा तथा विद्युत के सुचालकता। ये क्या है? तो ये धातुओं के गुण हैं। प्रश्न संख्या 51 है, आघातवर्धनीयता क्या है? इसका उत्तर है धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें पीटकर शीट में परिवर्तित किया जा सकता है, उसे आघातवर्धनीयता कहते हैं। 52वां प्रश्न है, तन्यता क्या है? इसका उत्तर होगा धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें खींचकर तारों में परिवर्तित किया जा सकता है। 53वां प्रश्न है, किन धातुओं को चाकू से काटा जा सकता है? इसका उत्तर है सोडियम और पोटेशियम धातु नरम होते हैं और इन्हें चाकू से काटा जा सकता है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि ऐसे ऐसे प्रश्न कहाँ पूछे जाएंगे, तो याद रखिएगा दोस्तों, ये प्रश्न सीटेट में पूछे जा चुके हैं और सीटेट में फिर से पूछे जाने की संभावना भी काफ़ी अधिक है। जैसे अगर पूछ देगा कि कौन से गुण के कारण धातुओं को पीट कर शीट के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, और वहाँ पर आपको ऑप्शन में दे देगा आघातवर्धनीयता और तन्यता। अगर आपको ये मालूम नहीं होगा कि आघातवर्धनीयता और तन्यता क्या है, तो आप इस प्रश्न में फंस जाइएगा और फिर गलत करके चलाइएगा और फिर आपका जो सीटेट है वो क्लियर नहीं हो पाएगा। 54वां प्रश्न है, कौन सा धातु कमरे के तापमान पर भी द्रव अवस्था में पाया जाता है? इसका उत्तर होगा पारा या मरकरी, जबकि अधातु में ब्रोमीन द्रव अवस्था में पाया जाता है। दोस्तों, ध्यान देने योग्य बात है कि धातु अगर पूछेगा कि कौन सा ऐसा धातु है जो कमरे के तापमान पर भी द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो इसका उत्तर होगा पारा या मरकरी। लेकिन जब आपसे पूछ दिया जाएगा कि कौन सा ऐसा धातु है जो कमरे के तापमान पर भी द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो इसका उत्तर होगा ब्रोमीन। याद रखिएगा, धातु अगर पूछेगा तो पारा और अधातु पूछेगा तो ब्रोमीन। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 55, मैग्नीशियम रिबन के वायु में दहन के पश्चात क्या बनता है? इसका उत्तर होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिसका रासायनिक सूत्र होता है MgO। दोस्तों, मैंने रासायनिक सूत्र इसलिए लिखा है कि वहाँ अगर नाम न देकर आपके सामने सिर्फ मैग्नीशियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र लिख दिया जाए तो भी आप उस प्रश्न का सही उत्तर करके आएँ। प्रश्न संख्या 56 है, कॉपर के बर्तन को लंबे समय तक नम वायु में खुला रखने से उस पर किसकी हरी परत जम जाती है? इसका उत्तर होगा कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट के मिश्रण का। कॉपर हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र होता है CuOH का होल 2 और कॉपर कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र होता है CuCO3। 57वां प्रश्न है, सल्फर और ऑक्सीजन की अभिक्रिया से कौन सा उत्पाद बनता है? इसका उत्तर होगा सल्फर डाइऑक्साइड, जिसे SO2 द्वारा दर्शाया जाता है। प्रश्न संख्या 58 है, सल्फर डाइऑक्साइड और जल के विलयन से कौन सा उत्पाद प्राप्त होता है? इसका उत्तर होगा सल्फ्यूरस अम्ल, जिसका रासायनिक सूत्र है H2SO3। दोस्तों, याद रखिएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल और सल्फ्यूरस अम्ल दोनों अलग अलग है। सल्फ्यूरस अम्ल का रासायनिक सूत्र है H2SO3 और सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र होता है H2SO4। 59वां प्रश्न है, धातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? इसका उत्तर होगा क्षारीय। प्रश्न संख्या 60 है, अधातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? इसका उत्तर होगा अम्लीय। देखिए, इसे याद रखने का एक ट्रिक है, आपसे पूछेगा कि धातु के ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, तो इसका जवाब होगा क्षारीय, और अधातु के ऑक्साइड की प्रकृति पूछेगी तो इसका जवाब होगा अम्लीय। देखिए, अधातु और अ फॉर अम्लीय, इस तरह से या तो आपको क्षारीय देगा या तो ऑप्शन में अम्लीय देगा। तो अगर अधातु पूछेगा तो अम्लीय याद रखिएगा, और अगर एक याद हो गया तो दोनों अपने आप बन जाएंगे। प्रश्न संख्या 61 है, सोडियम धातु जल और ऑक्सीजन के साथ काफ़ी तीव्र अभिक्रिया करता है और अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न करता है, इसलिए इसे किस में रखा जाता है? इसका उत्तर होगा केरोसिन तेल या मिट्टी के तेल में। क्यों रखा जाता है? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है। प्रश्न संख्या 62 है, फास्फोरस को वायु में खुला रखने पर यह आग पकड़ लेता है, इसलिए इसे किस में रखा जाता है? इसका उत्तर होगा जल में। देखिए, सोडियम धातु को किस में रखा जाता है? तो केरोसिन या मिट्टी के तेल में, और फास्फोरस को किस में रखा जाता है? तो जल या पानी में। प्रश्न संख्या 63 है, धातु सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करके क्या उत्पन्न करते हैं? इसका उत्तर होगा हाइड्रोजन गैस। 64वां प्रश्न है,
धातु अम्लों से अभिक्रिया करके क्या उत्पन्न करते हैं? इसका उत्तर होगा हाइड्रोजन गैस, वो भी पॉप की ध्वनि के साथ। 65वां प्रश्न है, अधातु सामान्यतः किससे अभिक्रिया नहीं करते हैं? इसका उत्तर होगा अम्ल और जल से, अर्थात अम्ल और जल से सामान्य तौर पर अधातु अभिक्रिया नहीं करते हैं। प्रश्न संख्या 66 है, कॉपर सल्फेट जिसका रासायनिक सूत्र CuSO4 होता है के विलयन का रंग कैसा होता है? इसका उत्तर होगा नीला। 67वां प्रश्न है, जिंक सल्फेट जिसका रासायनिक सूत्र ZnSO4 होता है के विलयन का रंग कैसा होता है? इसका उत्तर होगा रंगहीन। 68वां प्रश्न है, किस अधातु का उपयोग जल शुद्ध करने में किया जाता है? इसका उत्तर है क्लोरीन। 69वां प्रश्न है, वह अधातु जिसका बैंगनी रंग का विलयन एंटीबायोटिक के रूप में घाव पर लगाया जाता है कौन है? इसका उत्तर होगा आयोडीन। दोस्तों, इस प्रकार से हमारा चैप्टर नंबर 4 पदार्थ, धातु एवं अधातु यहीं पे खत्म होता है। अब हम आगे पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5। 5वां अध्याय है कोयला और पेट्रोलियम। प्रश्न संख्या 70 है, प्राकृतिक संसाधन क्या हैं? इसका उत्तर है प्रकृति द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले वैसे पदार्थ जिनका उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए करते हैं, जैसे वायु, जल, मृदा, खनिज। ये सब किसके उदाहरण हैं? तो प्राकृतिक संसाधन के। प्रश्न संख्या 71 है, अक्षय प्राकृतिक संसाधन क्या है? इसका उत्तर है वह संसाधन जो प्रकृति में असीमित मात्रा में उपस्थित हैं और मानवीय क्रियाकलापों से समाप्त नहीं होने वाले हैं, जैसे सूर्य का प्रकाश और वायु। इनका उपयोग हम कितना भी कर लें ये खत्म नहीं होंगे, इसलिए इन्हें अक्षय प्राकृतिक संसाधन कहा जाता है। 72वां प्रश्न है, समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन क्या हैं? इसका उत्तर है वैसे संसाधन जिसकी मात्रा प्रकृति में सीमित है, वे मानवीय क्रियाकलापों द्वारा समाप्त हो सकते हैं, जैसे वन, वन्यजीव, खनिज, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस इत्यादि। ये किसके उदाहरण हैं? तो समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन के। 73वां सवाल है, जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं? इसका उत्तर है वैसे ईंधन जिनका निर्माण सजीव प्राणियों के मृत अवशेषों यानी जीवाश्मों से होता है, उन्हें जीवाश्म ईंधन कहते हैं, जिसके उदाहरण हैं कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। 74वां प्रश्न है, कोयले का निर्माण कैसे होता है? इसका उत्तर है उच्च दाब और उच्च ताप पर पृथ्वी के भीतर मृत पेड़ पौधों के धीरे धीरे संपिंडित होने से। 75वां प्रश्न है, कार्बनीकरण क्या है? इसका उत्तर है मृत वनस्पति का धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तित होना। 76वां प्रश्न है, कोयला में मुख्य रूप से कौन सा तत्व पाया जाता है? इसका उत्तर होगा कार्बन। 77वां प्रश्न है, वायु में गर्म करने पर कोयला जलकर कौन सा गैस उत्पन्न करता है? इसका उत्तर होगा कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका रासायनिक सूत्र होता है CO2। 78वां प्रश्न है, उद्योग में कोयले के प्रक्रमण द्वारा कौन कौन से उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं? इसका उत्तर है कोक, कोलतार और कोयला गैस। 79वां प्रश्न है, कोक क्या है? इसका उत्तर है कोक एक कठोर और काला पदार्थ है जो कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। इसका उपयोग बहुत से धातुओं के निष्कर्षण में किया जाता है। 80वां प्रश्न है, कोलतार क्या है? इसका उत्तर है कोलतार एक अप्रिय गंध वाला काला गाढ़ा द्रव होता है जो लगभग 200 पदार्थ का मिश्रण होता है। इसका उपयोग फोटोग्राफिक सामग्री, छत निर्माण सामग्री, प्लास्टिक, सुगंध, विस्फोटक, औषधि, संश्लेषित रंग, पेंट इत्यादि बनाने में किया जाता है। प्रश्न संख्या 81 है, मौत और अन्य कीटों को भगाने हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली नेप्थलीन की गोलियां किससे प्राप्त की जाती हैं? इसका जवाब होगा कोलतार से। 82वां प्रश्न है, कोलतार के स्थान पर सड़क निर्माण में अब किसका प्रयोग किया जा रहा है? इसका उत्तर होगा बिटुमेन का। 83वां प्रश्न है, कोयला गैस या कोल गैस का उपयोग कहाँ किया जाता है? इसका उत्तर होगा सड़कों पर रोशनी करने के लिए और ऊष्मा उत्पादन में। दोस्तों,
1810 में लंदन तथा 1820 में न्यूयॉर्क में कोल गैस का उपयोग सड़कों पर रोशनी करने के लिए किया जाता था। प्रश्न संख्या 84 है, पेट्रोलियम का निर्माण कैसे हुआ है? इसका उत्तर होगा समुद्र में रहने वाले मृत जीवों के वायु की अनुपस्थिति में उच्च ताप और उच्च दाब पर परिवर्तन के कारण पेट्रोल का निर्माण हुआ है। 85वां प्रश्न है, पेट्रोल और डीजल का उपयोग कहाँ किया जाता है? इसका उत्तर होगा पेट्रोल का उपयोग हल्के स्वचालित वाहनों जैसे मोटरसाइकिल या स्कूटरों और कारों में किया जाता है, जबकि डीजल का उपयोग भारी मोटर वाहनों जैसे ट्रकों, बसों, ट्रैक्टरों इत्यादि में किया जाता है। प्रश्न संख्या 86 है, विश्व का पहला तेल का कुआं कहाँ खोजा गया था? इसका उत्तर है अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में 1859 में। 87वां प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम किस स्थान पर तेल का पता चला? इसका उत्तर है असम के माकुम नामक स्थान पर 1867 में। प्रश्न संख्या 88 है, भारत में तेल यानी पेट्रोलियम कहाँ कहाँ पाया जाता है? इसका उत्तर है असम, गुजरात, बॉम्बे हाई और गोदावरी तथा कृष्णा नदियों के बेसिन में। प्रश्न संख्या 89 है, पेट्रोलियम किसका किसका मिश्रण होता है? इसका उत्तर होगा पेट्रोलियम गहरे रंग का अप्रिय गंध वाला तेलीय द्रव होता है जो पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, स्नेहक तेल, पैराफिन मोम आदि का मिश्रण होता है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि सर साइंस पढ़ाते पढ़ाते जियोग्राफी में कहाँ से घुस गए? तो दोस्तों, एनसीईआरटी के ओरिजिनल बुक में ये सारे प्रश्न हमें मिले हैं। प्रश्न संख्या 90 है, परिष्करण क्या है? इसका उत्तर है पेट्रोलियम के विभिन्न संघटकों, प्रभाजों को पृथक करने की प्रक्रिया परिष्करण कहलाती है। प्रश्न संख्या 91 है, पेट्रोलियम का शोधन मुख्यतः किस विधि द्वारा किया जाता है? इसका जवाब होगा प्रभाजी आसवन विधि द्वारा। प्रश्न संख्या 92 है, पेट्रो रसायन का उपयोग किसमें किया जाता है? इसका उत्तर है इसका उपयोग अपमार्जक रेशे जैसे कि पॉलिएस्टर, नायलॉन, एक्रेलिक आदि, पॉलीथीन और प्लास्टिक बनाने में किया जाता है। 93वां प्रश्न है, सीएनजी का पूर्ण रूप क्या है? इसका उत्तर है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी कि संपिंडित प्राकृतिक गैस। 94वां प्रश्न है, काला सोना किसे कहा जाता है? इसका उत्तर है पेट्रोलियम को। 95वां प्रश्न है, हमारे देश में प्राकृतिक गैस कहाँ पाई जाती है? इसका उत्तर है त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र और कृष्णा गोदावरी डेल्टा में क्या पाई जाती है? प्राकृतिक गैस। प्रश्न संख्या 96 है, पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ यानी PCRA का मुख्यालय कहाँ है? इसका उत्तर होगा नई दिल्ली में। इस तरह से हमारा अध्याय नंबर 5 खत्म होता है, जो कि था कोयला और पेट्रोलियम। अब हम पढ़ेंगे अध्याय नंबर 6 की ओर। 6ठा अध्याय है दहन और ज्वाला। प्रश्न संख्या 97 है, दहन क्या है? इसका उत्तर है वैसी रासायनिक प्रक्रिया जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर उष्मा देता है, दहन कहलाता है, तथा ऐसे पदार्थ जिसका दहन होता है उसे दाह्य पदार्थ कहते हैं। प्रश्न संख्या 98 है, ज्वलन ताप क्या है? इसका उत्तर है वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है उसे ज्वलन ताप कहते हैं। प्रश्न संख्या 99 है, माचिस के तीली के ऊपरी सिरे पर किस मिश्रण का उपयोग किया जाता है? इसका उत्तर होगा एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोरेट और श्वेत फास्फोरस का मिश्रण। प्रश्न संख्या 100वां है, माचिस के तीली को रगड़ने वाली सतह पर किस मिश्रण का उपयोग किया जाता है? इसका उत्तर है चूर्णित कांच और लाल फास्फोरस के मिश्रण को। प्रश्न संख्या 101 है, विद्युत उपकरण और पेट्रोल जैसे पदार्थों में लगी आग को बुझाने के लिए सबसे अच्छा अग्निशामक क्या है? इसका उत्तर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। 102वां प्रश्न है, सोडियम बाइकार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा या पोटेशियम बाइकार्बोनेट के अत्यधिक छिड़काव से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? इसका जवाब होगा कार्बन डाइऑक्साइड। प्रश्न संख्या 103 है, ज्वाला उत्पन्न नहीं करने वाले एक पदार्थ का उदाहरण दें। इसका उत्तर होगा लकड़ी का कोयला।
प्रश्न संख्या 104 है, मोमबत्ती के ज्वाला का कौन सा भाग सबसे अधिक गर्म होता है? इसका उत्तर होगा अदीप्त क्षेत्र का भाग। प्रश्न संख्या 105 है, सुनार आभूषणों को गलाने के लिए ज्वाला के किस भाग का उपयोग करते हैं? इसका उत्तर होगा ज्वाला के सबसे बाहरी भाग का। दोस्तों, इस चित्र से हम सीखेंगे दहन क्षेत्र के बारे में। यहाँ पर दिया गया है मोमबत्ती जल रहा है और उसमें पूर्ण दहन का बाह्य क्षेत्र किस रंग का होता है? तो नीले रंग का होता है। सबसे गर्म भाग कौन सा होता है? तो बाहरी भाग, जो कि अभी मैंने पढ़ाया था। उसके बाद कम गर्म कौन सा होता है? तो ये देख रहे हैं आप, जो हल्का ऑरेंज टाइप का है वो कम गर्म होता है। सबसे कम गर्म कौन सा होता है? तो मोमबत्ती का जो धागा होता है उसके जस्ट ऊपर जो येलो कलर का जो भाग है वो सबसे कम गर्म होता है। वहीं आंशिक दहन वाला भाग, मध्य भाग जो होता है वो पीला होता है, जो कि सबसे कम गर्म होता है। और बिना जली मोमबत्ती का सबसे आंतरिक क्षेत्र जो होता है वो काला होता है, जहाँ पे ऊष्मा नहीं अंतरित होती है। दोस्तों, इस चार्ट में विभिन्न ईंधनों के ऊष्मीयमान दिए गए हैं, जिसमें से जो प्रमुख हैं वो मैं आपको पढ़ा देता हूँ। जैसा कि कोयला का ऊष्मीयमान कितना होता है? 25,000 से 33,000 किलो जूल। वहीं मिट्टी के तेल का 45,000 किलो जूल प्रति किलोग्राम होता है। डीजल का कितना होता है? डीजल का होता है 45,000। मीथेन का कितना होता है? मीथेन का होता है 50,000 किलो जूल प्रति किलोग्राम। सीएनजी का कितना होता है? जो आजकल बहुत ज़्यादा उपयोग में लाया जा रहा है, उसका ऊष्मीयमान कितना होता है? 50,000 किलो जूल प्रति किलोग्राम। एलपीजी का जो हम लोग घर में उपयोग करते हैं उसका कितना होता है? 55,000। वहीं जैव गैस का 35,000 से 40,000 होता है। और हाइड्रोजन का ऊष्मीयमान जो सबसे अधिक होता है वो होता है 1.5 लाख किलो जूल प्रति किलोग्राम। प्रश्न संख्या 106 है, ऊष्मीयमान क्या है? इसका उत्तर है किसी ईंधन के 1 किलोग्राम के पूर्ण दहन से प्राप्त ऊष्मीय ऊर्जा की मात्रा ऊष्मीयमान कहलाती है। प्रश्न संख्या 107 है, ऊष्मीयमान को किस मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? इसका उत्तर होगा किलो जूल प्रति किलोग्राम। 108वां प्रश्न है, ईंधनों के अपूर्ण दहन से कौन सी गैस निकलती है? इसका उत्तर है कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसे CO द्वारा निरूपित किया जाता है। यह एक अत्यंत विषैली गैस है और रक्त प्रवाह में कार्बन मोनोऑक्साइड का हीमोग्लोबिन के साथ संबंध ऑक्सीजन से 200 गुना अधिक होता है। यानी यह ऑक्सीजन से 200 गुना तेजी से रक्त के साथ संपर्क कर लेती है। प्रश्न संख्या 109 है, कोयले और डीजल के दहन से कौन सी गैस निकलती है? इसका उत्तर होगा सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2। प्रश्न संख्या 110 है, पेट्रोल इंजन कौन सी गैस छोड़ती है? इसका उत्तर होगा नाइट्रस ऑक्साइड। चैप्टर नंबर 6 का आखिरी पॉइंट है, सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड वर्षा जल में घुलकर अम्ल वर्षा का निर्माण करते हैं। इस तरह से हमारा चैप्टर नंबर 6 जो था दहन और ज्वाला वो खत्म होता है। आज का ये वीडियो यही समाप्त होता है। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आपको पता होगा कि YouTube पर विभिन्न चैनलों के माध्यम से आपको NCERT बुक्स के क्वेश्चंस पढ़ाए जाते हैं, लेकिन कुछ पैसे लेकर। लेकिन मैंने ये आपको बिल्कुल फ्री पढ़ाया है और आगे भी फ्री ही पढ़ाता रहूँगा। तो दोस्तों, मेरे इस प्रयास को इनकरेज करने के लिए, मुझे और ज़्यादा मोटिवेट करने के लिए एक लाइक तो बनता है ना। और अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशंस के बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि मैं जब भी नए वीडियो अपलोड करूं तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। साथियों, इस फ्री क्वालिटी सेशन को और लोगों तक शेयर भी करें, ताकि उन्हें भी इसका फ़ायदा मिल सके। जल्द ही मिलते हैं इसके पार्ट 2 सेशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बी हेल्दी, बी हैप्पी, हैव अ गुड डे।